अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ खसूसी मेहमान साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर। बात हो रही है ऑडियो लीक्स की जो तसलसल से जारी हैं। ताज़ा तरीन ऑडियो लीक जो है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक गवर्नर पंजाब ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट के बीच, जिसके अंदर बज़ाहिर ये साजिश बुनी जा रही है कि किस तरीके से मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई को शुरू करवाया जाए और फिर तौहीन अदालत की इस कार्रवाई को उसी तरतीब से आगे बढ़ाया जाए जिस तरतीब से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत के एक केस में नाअहल किया गया था। जी हाँ, और इसी केस का हवाला दिया जा रहा है। 2012 में ये जजमेंट रिपोर्ट हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, जो 7 जजों की जजमेंट थी, और ये महज एक इत्तफाक और कुछ ज़्यादा हसीन इत्तफाक नहीं था कि इस जजमेंट में जो 7 जजेस थे उनमें से 3 जजेस ऐसे थे कि जो पहले ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी नाअहल कर चुके हैं, मगर ये नवाज शरीफ की नाअहली से पहले की बात है। ये फैसला आया 2012 में। इसमें जो 7 जजेस से जस्टिस नासिर मुल्क, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, जस्टिस एजाज अफसल खान, जस्टिस एजाज अहमद चौधरी, जस्टिस गुलजार अहमद और मोहम्मद अतर सहीद जज। तो इन 7 जजों में से 3 जज ऐसे हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार देने के बाद तौहीन अदालत के केस में, ये वही मामला था जो स्विस हुकाम को ख़त नहीं लिखा जा रहा था। 3 जजेस ऐसे हैं, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस एजाज अफसल खान और जस्टिस गुलजार अहमद। इन तीनों जजों ने नवाज शरीफ को 2017 के अपने फैसले में पनामा केस में नाअहल करार दिया, और उससे पहले 2012 में भी ये उन 7 जजों के बेंच का हिस्सा थे। ये तीनों जज जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को भी तौहीन अदालत के केस में नाअहल करार दिया, और अब ये बज़ाहिर इन तीनों जजों की रूहें जो हैं वो हैट्रिक चांस पे हैं। और वो कैसे कि हम देख रहे हैं कि साकिब निसार इसी फैसले का हवाला देकर अब बज़ाहिर ख्वाजा तारिक रहीम से इस इम्कान को डिस्कस कर रहे थे कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ के 14 मई को इलेक्शन कराने के लिए जो 21 अरब रुपए के फ़ंड्स का इजरा, जिसकी दूसरी डेडलाइन 26 अप्रैल यानी कल है, वो अगर 21 अरब जारी नहीं होते तो जो 27 अप्रैल को जो समाअत होनी है उसमें अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होती है या उसके लिए कोई दरख्वास्त दायर की जानी है तो यूसुफ रज़ा गिलानी वाला ये 7 जजों का फैसला उनके काम आएगा। तो साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादर साहब, आप वो अटॉर्नी जनरल थे उस वक्त जब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ इन 7 जजों ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। आपने उस वक्त भी मज़ाहमत की थी इस तौहीन अदालत की कार्रवाई की। ये सारा मामला क्या था, और ये जो ऑडियो लीक आई है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ख्वाजा तारिक रहीम के साथ, इस ऑडियो लीक में वो किस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हैं बुनियादी तौर पे? जी, इस ऑडियो लीक में वो उसी गिलानी साहब वाले फैसले का हवाला दे रहे हैं। और ये आपने ठीक कहा है कि जब गिलानी साहब का ये केस चल रहा था तो मैं अटॉर्नी जनरल बना ही था कि मैं मौलवी अनवारुल हक से मैं चार्ज ले रहा था कि वो मेरा पीए मेरे पास आया और कहने लगा सर कोर्ट बैठ गई है, चलें। और मुझे वो दिन आज तक याद है। मैं फौरन कोर्ट के सामने गया और मैं जैसे ही खड़ा हुआ गिलानी साहब के केस में जाके, तो मुझे जस्टिस नासिरुल मुल्क ने मुबारक दी कि आप मुल्क के अटॉर्नी जनरल बने हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। फिर मुझे कहने लगे आपको पता है कि यहाँ इन प्रोसीडिंग्स में अटॉर्नी जनरल का रोल क्या होता है? तो मैंने कहा जी मुझे पता है कि अटॉर्नी जनरल का क्या रोल होता है। तो कहने लगे कि नहीं, हम जरा इसकी वजाहत करते चलें कि आपका काम यह है कि आपने प्राइम मिनिस्टर की कन्विक्शन सीख करनी है और एतजाज अहसन साहब जो हैं वो इस केस को डिफेंड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करेंगे। जी, आप वो बता रहे थे कि अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूट करता है किसी भी हाँ तौहीन हाँ अदालत हाँ के मुल्जिम हाँ को। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि जी प्रोसिक्यूशन अटॉर्नी जनरल चूंकि करता है तो ये अटॉर्नी जनरल का डिसीजन होता है कि उसने प्रोसिक्यूट करना है कि नहीं करना। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ने प्राइम मिनिस्टर की कन्विक्शन सीख करनी है, तो क्या ये अदालत प्राइम मिनिस्टर की कन्विक्शन चाहती है? मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स थे ये।
इज इट दैट कोर्ट वांट्स कन्विक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? मतलब अभी ना दलाइल हुए ना सबूत हुए, अदालत पहले से कह रही है कि आपने इसको सजा पहले दी। से कह रही है, पहले से कह रही है। उनको कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था, उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है। तो उस पर सरमद जलाल उस्मानी साहब जो है वो एकदम गुस्से में आए और कहने लगे कि डोंट पुट वर्ड्स इन आवर माउथ। जब मैंने कहा ना कि इज इट दैट द कोर्ट वांट्स कन्विक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो सरमद जलाल उस्मानी ने अंग्रेजी में मुझे कहा डोंट पुट वर्ड्स इन आवर माउथ। तो मैंने फौरन बरजस्ता उनको कहा कि बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज कमिंग फ्रॉम योर ऑनर्स माउथ। तो हाँ हाँ, ये बिल्कुल तुर्की बतुर्की ये बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें तो शायद आपकी अपॉइंटमेंट को रिकंसिडर करना पड़े यहाँ पे। अच्छा। तो मैंने समझा कि मेरी अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट जो है उसको अब रिकंसिडर करेंगे। ये तो मैंने कहा जी, इससे पहले मैं हाई कोर्ट का जज था और उसके बाद मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था। मेरी 2 अपॉइंटमेंट्स आप इलीगल डिक्लेयर कर चुके हैं। आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड टाइम। हैट्रिक चांस, मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स थे। अच्छा। मैंने कहा आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड टाइम। तो मुझे कहने लगे कि आपकी अपॉइंटमेंट एज अटॉर्नी जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी अपॉइंटमेंट एज अ प्रोसिक्यूटर इन दिस केस बात कर रहे हैं, वो हम रिकंसिडर करेंगे। तो मैंने कहा आप रिकंसिडर नहीं कर सकते। कहने लगे हम नहीं कर सकते। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंटेम्प्ट के कानून में, कि अटॉर्नी जनरल जो है इट्स अ पर्सोना डेजिग्नेटा। तो जब मैंने उनको ये कहा तो आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। अच्छा इरफान खान साहब, ये तो उस वक्त भी एक मिनट मैं 1 मिनट और लूंगा। जी जी। उसके बाद बेंच उठ के चला गया। 50 मिनट ये सोचते रहे कि क्या करना है। वापस आके इनको मानना पड़ा मेरी बात कि अटॉर्नी जनरल ही प्रोसिक्यूटर होगा। तो ये सारा केस जो था, ये बिल्कुल सारी जूरिस्प्रूडेंस, सारा फैसला सरीहन आइन और कानून के खिलाफ था। मैं ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये जो ऑडियो लीक आई है, इसकी क्या कानूनी तौर पे अहमियत है? क्या इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग रहा है? क्या ये ऑडियो लीक तसलसल है पिछली ऑडियो लीक का, जिसके अंदर ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया जो हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास के साथ गुफ्तगू कर रही हैं? तो आपको क्या लग रहा है कि जो अहले खाना हैं अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जजों के, वो भी इन्वॉल्व हैं इस सारे मामले में? और जो चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस, जो मशवरे दे रहे हैं तो इन अदालत के केस के हवाले दे रहे हैं और एक केस बना रहे हैं, तो आपको लगता है ये सारे पूरा ख़ानदान और ये मुअज़्ज़ज़ जजेस सर्विंग या रिटायर्ड, ये कोई मिल के ये पहले से कोई फैसला तहरीर करने की कोशिश हो रही है? मतियुल्लाह जान साहब, अब तक इतने फैक्ट्स मंजर आम पे आ चुके हैं कि मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं लग रहा ये कहते हुए कि मुझे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती हुई नजर आ रही है। पॉलिटिकल, अच्छा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। अच्छा। और मुझे ये नजर आ रहा है कि जस्टिस साकिब निसार जो थे, उन्होंने अपने तरीके से, बड़े भोंडे तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, जिसमें वो एक्सपोज हुए। और फिर उसके बाद आप लोगों से मैंने सुना था कि खुशाब ग्रुप बन गया था उन दिनों में। और खुशाब ग्रुप में आप मुझे वजाहत कर दें कि कौन कौन से जजेस थे। गालिबन चूंकि आप लोगों की वसातत से मैंने ये बातें सुनी थी, तो उसमें हसनात ने बात की थी, एक दफा आपने बात की थी किसी प्रोग्राम में, मुझे जो याद है, मैंने लाहौर के हवाले से, लेकिन वो सोशल मीडिया है सारा। आई थिंक कि हम यहाँ पे इस पे फोकस करें। खुशाब ग्रुप में जरा देखें कौन था। उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस थे, उसमें साकिब निसार थे, और इन्हीं के मसलक के 1-2 और लोग थे। तो ये तमाम लोग आज भी वो जो एक्टिव हैं, साकिब निसार, और जिस किस्म की ये बातें सामने आ चुकी हैं, उससे लग रहा है कि बहुत जोर लगाया जा रहा है कि जो खान साहब हैं, जो पीटीआई है, उनको किसी तरह से वो चाह रहे हैं कि उनके मौकफ की तायीद हो और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको नीचा दिखाया जाए। अच्छा, एक कोशिश बड़ी यहाँ हो गई है। यहाँ हो गया। इरफान कादर साहब, ये जो साबिक चीफ जस्टिस टेलीफोन गुफ्तगू में ये फरमा रहे हैं कि क्लॉज 3 जो है वो वे आउट है, और जब तक एक्ट नहीं बनता, इसे अगर आप गौर से पढ़ें, क्लास 3 जो है वो वे आउट है। ये क्या कहना चाह रहे हैं ये बेसिकली, जब तक एक्ट नहीं ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें 2 केसेस थे। एक केस में तो ये हुआ था ना कि उन्होंने कंटेम्प्ट लगा दी थी प्राइम मिनिस्टर को टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, लेकिन उसके बावजूद यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम रहे पाकिस्तान के। तो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला था, वो मामला चला गया स्पीकर के पास। स्पीकर ने मुझसे राय ली एज अटॉर्नी जनरल, मैंने राय दी कि ये बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती, और स्पीकर ने फाइनली एग्री किया और उन्होंने कहा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती, और उन्होंने मामला इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजा। तो उस वक्त ये चैलेंज हो गया मामला
सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बना के आया, वजीर आजम यूसुफ गिलानी जो है अब वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं कि नहीं हुए। तो उस पे गालिबन उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी को कह देती है कि आपने कंटेम्प्ट किया है तो वो परसी डिस्क्वालिफिकेशन बच जाती है। उसके बाद ये जो आइन में जो तरीकाकार दिया हुआ है कि स्पीकर जो है कौमी असेंबली के वो मामला इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे, उसकी फिर जरूरत नहीं रहती, ताकि इन्होंने बात लिखी थी जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत थी, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन जो किसी पार्लियामेंटेरियन की है वो एक अलहदा फोरम है और उन्होंने देखना है कि किस तनाजर में अदालत ने एक फैसला किया है। आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर रेफरेंस भेजेगा, इलेक्शन कमीशन में जाएगा, दोबारा बहस होगी। स्पीकर ने देखना है कि आया सुप्रीम कोर्ट का वो जो फैसला है आया वो आइन के मुताबिक रखता है कि नहीं, क्योंकि स्पीकर ने भी ओथ उठाया हुआ है कि वो आइन को प्रोटेक्ट करेंगे, और स्पीकर का क्योंकि दायरा इख्तियार अलहदा है इसलिए सुप्रीम कोर्ट उस पर हावी आ ही नहीं सकता। ठीक है सर, क्विकली ये बता दें 27 अप्रैल को अगर तौहीन अदालत के नोटिस जारी होते हैं तो जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल है बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान, उनकी भी बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन होगी। क्या वो इनकार कर सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि ये केस ही नहीं बनता तौहीन अदालत का? उनको कहना चाहिए अटॉर्नी जनरल के लिए तो ये बहुत ही आसान केस है, बहुत आसान केस है। उसकी वजह यह है कि अटॉर्नी जनरल को एक तो राइट ऑफ ऑडियंस है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा अटॉर्नी जनरल ने आइन से बाहर देखना ही नहीं है, तीसरा जो शवाहिद आ चुके हैं जिससे कि नजर आ रहा है इन जजेस का जो एक सीमिंग बायस है, और जो कि जैसे मैंने जस्टिस बंदयाल को कोर्ट में कह दिया था, अब ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंडिंग थे। अब वो जो मैंने जो बात की थी इनकी ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहे हैं पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप के, और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपने ये भी कहा। नहीं, उसमें मेरी कोई कसूर नहीं था क्योंकि उसकी नहीं, आपने बंदयाल साहब को कहा था कि आपका कोई कसूर नहीं। मैंने ये कहा था कि आपका अगर नहीं भी कोई कसूर तो आप इतने पॉपुलर हो गए उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप की तरफ कि आपका सीमिंग बायस जो है वो रूल आउट नहीं होता। और अगर सीमिंग बायस रूल आउट ना भी हो और सीमिंग बायस रिमोट भी हो तो आपको बेंच से उठ जाना चाहिए। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि आपके जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल है उनको भी स्टैंड लेना पड़ेगा बतौर प्रोसिक्यूटर, और उनका कोई नेमुल बदल नहीं है, अगर वो प्रोसिक्यूट ना करना चाहिए नहीं हो सकता। हाँ, अटॉर्नी जनरल को स्टैंड लेना पड़ेगा और अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी है ये कि वो आइन और कानून के साथ खड़ा रहे, कि उन जजेस के साथ खड़ा रहे जो नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस हो चुके हैं। चलें, बहरहाल ये फिर से वो स्टैंड या तो स्टैंड लगवा लें साइकिल का या फिर कैरियर लगवा लें, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हसनात मलिक और सीनियर जर्नलिस्ट मुर्तज़ा सोलंकी, इन्हीं मामलात पर बात जारी रखेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हसनात मलिक, कोर्ट रिपोर्टर, और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी ने। हम इस सेगमेंट के आगाज़ से पहले आपको सुनाना चाह रहे हैं पाक फ़ौज के नए तर्जुमान की एक प्रेस ब्रीफिंग, जो आज पहली प्रेस ब्रीफिंग थी उनकी तैनाती के बाद, और उसमें उन्होंने क्या कहा आप भी सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। फ़ौज पाकिस्तान की जो तैनाती है, चाहे वो इलेक्शंस के लिए हो, चाहे वो कुदरती आफात के लिए हो, चाहे वो पोलियो के लिए हो, सेंसस के लिए, इन एड ऑफ सिविल जितनी तैनाती है वो फेडरल गवर्नमेंट करती, आर्टिकल 245 के तहत होती है। वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी और मुतहरिक हक़ाइक़ पर मुबनी है। तो दैट्स व्हाट द पोजीशन। वज़ारत दिफा जो है वो अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे चुकी है। ये मौक़िफ़ यही है कि हमारे पास सिक्योरिटी अहलकार जो हैं वो 14 मई के पंजाब में इलेक्शंस के लिए दस्तयाब नहीं हैं, और यही वो मौक़िफ़ है कि जो इन कैमरा एक किस्म की जो ब्रीफिंग हुई, चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल हसन, जो 3 मोअज़्ज़िज़ जजेस हैं, इनको चैम्बर में ब्रीफिंग जो दी गई थी, उस ब्रीफिंग में भी यही बताया गया। और ये वो ब्रीफिंग है हसनात मलिक साहब जिसका बज़ाहिर चीफ जस्टिस ने भी अपने आखिरी हुक्म में ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझा, और महज यही कहा कि वज़ारत दिफा की तरफ से जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसको उन्होंने रद्द किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कल अब डेडलाइन है 21 अरब रुपए पंजाब में 14 मई के इलेक्शंस के लिए, बजट के लिए जो इलेक्शन कमीशन को दिए जाने, कल स्टेट बैंक पहले इनकार कर चुका था, अभी तक हुकूमत की तरफ से भी अब, और कौमी असम्बली पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। तो आज ये जो प्रेस ब्रीफिंग है
आपके ख्याल में फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? वाज़े तौर पे एक दफ़ा फिर इयादा किया जा रहा है कि हम तो दस्तयाब नहीं हैं, कल जो डेडलाइन है, जो आपने फिर कार्रवाई करनी है, कम अज़ कम हमें बीच में इन्वॉल्व ना किया जाए। और ये भी वज़ारत दिफा के बल्कि फ़ौज के तर्जुमान ने ये कहा है कि वफाकी हुकूमत के हुक्म पे फ़ौज हरकत करती है और आर्टिकल 245 का उन्होंने वाज़े तौर पे बता दिया। इसका कहीं ये मतलब तो नहीं कि हमारे अफ़वाज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को ये वाज़े पैगाम दे रही हैं, खामोश नहीं, कि हमें बराह रास्त कोई हुक्म ना दिया जाए, जो बात करनी है वफाकी हुकूमत से की जाए, क्योंकि 190 के आर्टिकल का भी बहुत दफ़ा हवाला दिया गया, बल्कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने अपने फैसले में दिया। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या लगता है आपको? और फ़ौज के तर्जमान की तरफ से ये कहना कि हम अपने ज़मीनी हक़ाइक़ बता चुके हैं। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, वो मुख्तलिफ पहलुओं का उन्होंने जिक्र किया। एक जो थी रेलेवेंट, जो इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही, इस हवाले से उन्होंने कहा जी हमने ज़मीनी हक़ाइक़ बता दी। और ये 2.25 घंटे की ब्रीफिंग थी जिसमें DGISI और DGMO भी थे, डिफेंस सेक्रेटरी, जो चीफ जस्टिस चैम्बर में थी, चीफ जस्टिस के साथ, और दोनों जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन भी थे। उन्होंने और कुछ बज़ाहिर ऐसा भी लगा कि ये जजेस जो कन्विंस हैं कि क्यों नहीं अवेलेबल है फ़ौज और कहाँ बिजी है, और उसी वजह से आपने देखा होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने CMA दायर की। ये CMA ऐसे तो दायर नहीं हुई, कोई जेस्चर आया होगा तो तब हुई। फिर ये खैरी आते हैं एबटाबाद से, उनकी पिटीशन भी जो है वो अफ्तारी से पहले फाइल होती है कि सियासी जमातें इकट्ठी हों, इलेक्शन एक टाइम पे हो, अगले दिन नंबर लग जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हियरिंग उस पर हो जाती है, नोटिस भी हो जाते हैं सारी सियासी जमातों को। तो ऐसा लगा कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रीफिंग की वजह से ही आउटकम था, और जो भी नजर आया। तो अब 27 अप्रैल को यानी परसों 2 चीज़ें होंगी, एक तो शहरी की दरख्वास्त के ऊपर प्रोग्रेस, और दूसरी वो फंड्स के लिए भी 27 अप्रैल की डेडलाइन है 21 अरब रुपए की। ये दोनों चीज़ें 27 अप्रैल को परसों इकट्ठी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए इसमें 27 को जो मुझे लग रहा है कि वो जो फंड का मामला है, वो उसमें तो हुकूमत स्टेट बैंक नहीं फंड रिलीज करेंगे। फंड अगर रिलीज, ये मामला भी चलेगा, उसके बाद फिर सिक्योरिटी आ जाएगी। और मतलब ना तो फंड रिलीज हो रहे हैं और ना ही सियासी जमातों में किसी तारीख पे इत्तफाक हो रहा है एक ही दिन इलेक्शन कराने के लिए, यानी कौमी असम्बली भी तहलील नहीं हो रही। देखिए आइडियली तो उसी को करना चाहिए कि सियासी जमातें आपस में मामला मिल बैठ के करें। गलती जो मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से ये हुई है कि उसने जो डेडलाइन दी कि 4 बजे तक अगर आप आपस में कोई एक डेट दे दें, अदरवाइज जो है हम 14 मई का जो ऑर्डर है हमारा वो बरकरार है। ये जो एक था ना स्टाइल, मेरा ख्याल है ये कोई ठीक नहीं था, और उससे गलत मैसेज गया और सियासी जमातों ने उस पर रिएक्ट किया। अगर वो क्या हमारे सर पे बंदूक रख के हमें कहा जा रहा है कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए। मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, फौज के तर्जुमान को बड़े अरसे बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, ये तो लगता है कुछ भी नहीं बदला। वो जो न्यूट्रलिटी के भी बड़ी बात हुई और फिर फौज ने अपने आप को सियासत से दूर भी कर लिया, मगर आज एक बार फिर फौज के बावर्दी तर्जुमान को कौमी टेलीविज़न चैनलों पे आना पड़ा और वही बातें करनी पड़ी जो पहले वाले जब न्यूट्रल नहीं थे तब भी करते थे। तो आपके ख्याल में क्या वज़ीर दिफा को या सेक्रेटरी दिफा को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी अगर वाकई कुछ बदल गया था तो? देखिए कुछ तो बदला है, ये हकीकत के कई माह के बाद उन्होंने एक बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दौरानिया और जो तवातुर फ्रीक्वेंसी जिसके साथ माजी में होती थी और जिस तवातुर के साथ सुबह 2:45 बजे ट्वीट आ रही हैं, 4 बजे आ रही हैं, तो वो तो नहीं है। तो जो तब्दीली है वो तो मेरे ख्याल में हमें महसूस करनी चाहिए। जो मुझे चीज़ें नज़र आईं, मिसाल के तौर पर यह कहना कि जी किसी ज़माने में तो वो तो इज़्ज़मन तो शाह व तो ज़ुल्मन तो शाह होता था, आज उन्होंने कहा कि जी ये किसी जमात की फ़ौज नहीं है और हम तमाम सियासी जमातों का एहतराम करते हैं। और यहाँ तक कि जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं वो जो जिन सियासी ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं उससे अपने आप को अलग करना, तो मुझे कुछ ना कुछ तो तब्दीली नहीं, लेकिन ये आप नहीं समझते ये तो बड़ी ही गैर कानूनी डिमांड है फौज के तर्जुमान की कि जो रिटायर्ड फौजी हैं वो खुद को सियासत से अलग कर लें।
क्योंकि आइन और कानून उनको बिल्कुल पॉलिटिक्स करने की इजाज़त देता है जब वो रिटायरमेंट के 2 साल पूरे कर लें। मैंने जो तासुर लिया वो ये नहीं था, मैंने ये तासुर लिया कि वो ये तासुर न दें रिटायर्ड फौजी कि फौज की ये सोच है। अच्छा, क्योंकि वो अपने आप को फौज का तर्जुमान बना के पेश ना करें। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा, हम सुन लेते हैं कि एग्जैक्टली फौज के तर्जुमान ने कहा क्या, कि फौज का जो है किसी सियासी जमात की हिमायत के लिए कोई तासर नहीं देना चाहिए। ये सुन लेते हैं। पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी जाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडर काबिल मोहतरम है। ये एक कौमी फ़ौज है। किसी भी मुल्क में अगर उसकी फ़ौज को किसी एक ख़ास सियासी सोच, किसी ख़ास मज़हब, किसी ख़ास नज़रिए की हमायत या सिरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उस मुल्क में सिर्फ इंतशार ही फैला है। ये एक हकीकत है। सोलंकी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़ौज के तर्जुमान हुकूमत और वज़ीर आज़म को भी एक सियासी जमात के तौर पे देखते हैं और इसीलिए वो ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि वो हुकूमत के साथ हैं? मेरे ख्याल में अगर आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है तो एक जगह उन्होंने कहा है कि हुकूमत के साथ हमारा जो ताल्लुक है वो सियासी नहीं है, वो आइनी और कानूनी है। क्योंकि जो पाकिस्तान का आइन है, अब ये अल्फाज उन्होंने अदा नहीं किए, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि हमारे आइन के तहत जो फ़ौज का जो किरदार है वो पहले से मुतय्यन है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कोई मौजूदा हुकूमत से सियासी इख्तलाफ रखते हैं, बल्कि ये कहा कि जो भी हुकूमत हो तो जो आइनी और कानूनी ताल्लुक है उसके तहत वो काम करते हैं। लेकिन सवाल वही है जो मैंने पहले आपसे पूछा था, क्यों नहीं वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी दिफा फ़ौज के तर्जमान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते? क्या होना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बात यह है कि करीब पड़ोसी जो मुल्क है भारत, उसमें शायद ऐसा ही होता है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इस तरह से होता है, लेकिन उनकी जो तारीख़ है वो हमसे खासी मुख्तलिफ है। वहाँ पर मुल्क की आधी तारीख़ जो है वो बराह रास्त और बकिया जो तारीख़ है उसमें हाइब्रिड हुकूमतें नहीं रहीं। तो ख्वाहिश तो मेरी भी वही है जो आपकी है। तो आप ये तस्लीम कर रहे हैं सोलंकी साहब के ये हमारी बदकिस्मत तारीख का तसलसल है जो कुछ आज भी हो रहा है, या अगर फ़ौज के तर्जमान यूं प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद कर रहे हैं तो ये भी हिस्सा है हमारे माजी करीब का? मुझे लगता है कि जो इर्तिका होता है उसमें कुछ तसलसल और तगय्युर दोनों होते हैं। तो कुछ तसलसल भी है और कुछ तब्दीली भी है जो मैंने आपको बताई। चलें, अच्छी बात है, उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं। अब आते हैं हसनात मलिक साहब, जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं बड़ी तवातर के साथ। आज तो साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार और ख्वाजा तारिक रहीम। अच्छा, एक बात बड़ी दिलचस्प है कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो हैं वो हर ऑडियो लीक में या तो वो खुद हैं या उनकी अहलिया बड़ी सरगर्म है। बज़ाहिर कानूनी और सियासी महाज दोनों ने संभाले हुए हैं। और जो हाकिम निसार साहब की ऑडियो लीक है उसमें तो वो बाकायदा मशावरत कर रहे हैं कानूनी महाज के ऊपर, जंग कैसे लड़नी है, और पुराने फैसलों का हवाला दे रहे हैं, जिस हवाले से हमने इरफान कादर साहब से भी पिछले सेगमेंट में बात की है। मगर दूसरी तरफ जो अहलिया हैं उनकी जो गुफ्तगू हुई है मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास साहिबा से, और वो गुफ्तगू का खुलासा क्या है, हमें मेरे ख्याल में ऑडियो सुनाने की बजाय हम सिर्फ खुलासा बता दें कि हम उससे मतलब क्या निकाल सकते हैं। उस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया जो है वो चीफ जस्टिस के साथ बराह रास्त व्हाट्सएप राब्ते में हैं। और दूसरी तरफ फिर दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास जो है वो इमरान खान के लाहौर जलसे में मौजूद थी। ये भी उनकी गुफ्तगू में इंकशाफ हुआ। फिर चीफ जस्टिस का जो 8 रुकनी बेंच की तरफ से पार्लियामेंट का मंजूर शुदा कानून जो मुअत्तल किया गया उसका भी भरपूर अंदाज में दिफा किया जा रहा है चीफ जस्टिस की सास साहिबा की तरफ से भी उस गुफ्तगू में, और एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया की तरफ से। और फिर चीफ जस्टिस की सास साहिबा जो हैं वो कानून को तब्दील करने की इजाज़त ना देने के अज़म का इजहार कर रही हैं कि हम नहीं होने देंगे ये। अब वो उस अज़म की बुनियाद क्या है,
अब वो बुनियाद अब मालूम नहीं क्या उनकी अपने दामाद अव्वल या जो दामाद के साथ गुफ्तगू हो रही है नहीं हो रही, ये भी नहीं हमें पता। फिर चीफ के लिए वकील की अहलिया यानी ख्वाजा तारिक रहीम की जो अहलिया हैं राफिया तारिक, उनसे मदद मांगी जा रही है कि वो चीफ जस्टिस का साथ दें और उनके साथ रहें। अब चीफ जस्टिस को भी अगर एक वकील की अहलिया की मदद दरकार है, वकील की मुआवनत तो वो किसी वक्त भी मांग सकते हैं, लेकिन अगर उनकी अहलिया की मदद भी दरकार है और बकौल सास साहिबा के, तो फिर ये भी बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। और फिर आखिर में इस गुफ्तगू से ये भी सामने आता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो भी व्हाट्सएप पैगामात का तबादला करते रहे हैं ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया के साथ, और वो जवाब भी देते रहे हैं उनकी मैसेज का। बल्कि एक मैसेज में तो उनकी तरफ से ये भी आया मुबैना तौर पे कि बी केयरफुल। और फिर आखिर में चीफ जस्टिस की जो सास साहिबा हैं वो मुबैना तौर पे ये कह रही हैं कि मार्शला जो है ना वो मार्शला भी तो नहीं, वो कम वक्त मार्शला भी तो नहीं लगाता। मैंने पहले भी कहा था कि खुशबख्त जो हैं वो जिन्होंने मार्शला लगाया, अब मालूम नहीं ये वो क्यों कह रही हैं कि क्यों नहीं लगा रहे हैं। अब ये किस बुनियाद पे कह रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं अब 27 तारीख को जब अदालत लगेगी तो इस ऑडियो लीक का कोई नोटिस लिया जाएगा? देखिए, ऑडियो लीक का नोटिस ले ना ले, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन तो अब आनी पड़ेगी, क्योंकि एक वकील की खातून जो है वो कहती है मेरा व्हाट्सएप पे रब्ता है 2 जजेस पे, और वो बता रही हैं कि मैंने ये उनको मैसेज दिया और आगे से ये बड़ी इस पे बड़ी ज़रूरी है कि एक्सप्लेनेशन आए। मे बी उसमें जो भी हो, लेकिन ये एक वकील हैं, वो बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने एक जो है वो वहाँ सारे वकीलों का एक कन्वेंशन किया है चीफ जस्टिस की सपोर्ट में और इस सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट में, 7-8 की जो डिवाइड है 8 जजेस की सपोर्ट। तो उसके बाद वो उनके 2-3 ऑडियो आ रही है ये इस हवाले से, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये चीज़ बड़ी होगी। अगर इसमें नोटिस लेंगे तो फिर सवाल उठेगा कि ये जो लिंक है ये क्यों है इस पे, और ये मेरा इसकी फॉरेंसिक कराई जाए। बिल्कुल वही बात और फिर क्या वो चीफ जस्टिस खुद बैठ सकते हैं उस बेंच में कि जो बेंच नोटिस लेगा? ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। मैं कह रहा हूँ कि ये वो अरसलान केस या इससे ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाएंगी। चीफ जस्टिस उनका जो ऑब्जेक्टिव है जो है कि जी इलेक्शन कराए जाए और अपने टेनोर में कराए जाए, मेरा ख्याल है वो फोकस इस पे करेंगे, वो रिमार्क दे देंगे और डिनाई कर देंगे। इस हवाले से रिश्तेदारियों भी कह सकते हैं कि हमारी रिश्तेदारियां तो नून लीग के लोगों के साथ भी हैं और बड़ी और उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू है, वो क्यों नहीं लीक की जाती? वो यानी और उनके पास मेरा ख्याल है यही है। आगे अगर कोई डिलिब्रेशन हो रही है कि जी वो आए, तो मेरा ख्याल है कि ये अब एक सुप्रीम कोर्ट जो डिवाइड है उसमें तो फिर बड़ा ये चीज़ें अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस लेती है तो ये चीज़ें फिर नहीं होंगी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी कुछ रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी है कि अपना असूल खुद तय किया है जस्टिस काजी फैसला केस में कि मटेरियल कहाँ से भी आए, अगर वो मटेरियल एडमिटेड है तो इस्तेमाल हो सकता है। चलें, हालांकि वो एडमिटेड, अब देखें चीफ जस्टिस क्या करते हैं, उस पर क्या करते हैं। वो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर एक और सवाल कि ऑडियो लीक्स के अंदर जो मटेरियल है वो अगर एडमिटेड भी है, लेकिन क्या ये सवाल नहीं है कि ये गैर कानूनी जो टेलीफोन गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग होती है ये आखिर क्यों हो रही है और अब इतने तसलसल से हो रही है, और ये वाज़ेह लग रहा है कि ये किसी निजी बंदे का काम नहीं है, प्राइवेट शहरी का काम नहीं है, ये ज़रूर सरकार किसी न किसी सतह पर इस तमाम गैर कानूनी ऑडियो रिकॉर्डिंग का हिस्सा है। तो इसके ऊपर हुकूमत के पास क्या जवाब है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ऑडियो लीक्स में क्या कहा गया उसके ऊपर बात तो ज़रूर होनी चाहिए और हुई भी है, मगर ये ऑडियो लीक्स कर कौन रहा है? आइए पहले सुनते हैं कि हमारे वज़ीर कानून जो हैं वो क्या कह रहे हैं इन ऑडियो लीक्स के बारे में। मेरी नज़र में बड़ी संगीन गुफ्तगू है जो मुल्क के एक सीनियर तरीन वकील और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान हो रही है। उसमें भी आप देखेंगे तो गुफ्तगू से नज़र ये आ रहा है कि जैसे वो ताने बाने फिर इन्हीं मामलात से जाके जुड़ रहे हैं और एक फरमाइशी गुफ्तगू है कि किसी न किसी तरह से माहौल ऐसा कर दिया जाए कि अदारे आमने सामने आ जाएं, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट, और इन नादान दोस्तों की कोशिशों की वजह से किसी हद तक ये माहौल बन भी चुका है और उसको मजीद जलती पे तेल का काम करने के लिए ये भी फरमाइश आ रही है कि
फौरी तौर पे कोई ऐसा सूरत निकाली जाए, कोई ऐसा काम किया जाए कि कंटेम्प्ट के हवाले से खड़ा कर दिया जाए कटहरे में जो हुकूमती शख्सियात हैं उनको। ये सोलंकी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक मुल्क के वजीर कानून को एक ऐसी ऑडियो के ऊपर रिलाई करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए जिसकी खुद हुकूमत भी फॉरेंसिक कराने का दावा नहीं कर रही और ये मुसद्दका ऑडियो भी नहीं है, बल्कि उस गुफ्तगू को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप वजीर कानून की इस ऑडियो लीक के ऊपर की जाने वाली सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को? मेरे ख्याल में ये हमारे सियासी कल्चर का तसलसल है। ये तगय्युर नहीं हो सकता इसमें कोई थोड़ा बहुत? नहीं, अभी तक कोई तगय्युर आया नहीं है। आप ये देखें कि बेनज़ीर साहिबा के ज़माने में एक कमीशन बना था एयर मार्शल जुल्फ़कार का, जिसमें आपको याद होगा कि बहुत सारी उसमें रिकमेंडेशंस थी, मशवरे थे कि किस तरह से इस पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी जमात ने इस पर कोई पेशरफ्त की नहीं है। बशमूल पीटीआई के जो आजकल इस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी पिछले ही दिनों इनके कैबिनेट मीटिंग की शहबाज शरीफ की एक ऑडियो लीक आई थी जिसको सेलिब्रेट किया था पीटीआई ने। तो कोई भी जमात जो है इस पर अभी आगे आने के लिए तैयार नहीं है। वायर टैपिंग होती है, दुनिया भर में होती है, अमेरिका में भी होती है, लेकिन वो उसका एक कानूनी तरीक़ाकार है। वो मैजिस्ट्रेट से और जो इदारे हैं उनसे बाकायदा पहले से परमिशन लेकर की जाती है। यहाँ पर तो कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है कि भाई किस एजेंसी ने की है, लेकिन इसके कतई नज़र जो उसमें कहा गया है उसकी अपने तौर पर अहमियत है। इसी वजह से आप और हम उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। बिल्कुल, जो कहा गया है उसकी अहमियत ज़रूर है। तो जो कहा गया है हसनात मलिक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि वैसे तो हमारी अदलिया बेचारी पिछले कई साल से ब्लैकमेल होती आ रही है और इसमें से बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं, जो अब भी मौजूद हैं और अब भी मुअज़्ज़ज़ हैं, वो भी पनामा के केस के वक्त से तसलसल के साथ किसी न किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग का शिकार रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा हुकूमत ने उस ब्लैकमेलिंग टेक्निक को जारी रखे हुए हैं और ये ऑडियो लीक्स जो हैं इसमें किसी न किसी लेवल पे हुकूमत का भी हाथ है? आपको नहीं लगता है रियासती इदारे इसमें मुलव्वस हो सकते हैं? देखिए, मेथड चेंज हुआ है। चीज़ें तो पहले जवेद इकबाल की भी ऑडियो वीडियोज़ आई हैं, जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हमने देखा कि किस तरह स्पाई कैमरास लगे, खुफिया कैमरे लगाए गए, उसका भी कुछ नहीं निकला, उसका कुछ नहीं हुआ। और ये जो मेजॉरिटी होती थी वो मिनॉरिटी में कैसे कन्वर्ट होती थी। अब ये है कि ऑडियो वीडियोस उन लोगों को दिखा के ये कहा जाता था कि जी ये चीज है हमारे। पहले तो अलग बंद कमरे में इन कैमरा दिखाया जाता था, अब पब्लिकली रिलीज कर दी जाती है। मैं वही कह रहा हूँ कि मेथड चेंज हुआ है। और लेकिन हुकूमत बार बार कह रही है कि नोटिस ले चीफ जस्टिस, हम बताएंगे, हम इस मामले में हमें करें। अब हुकूमत ने कुछ नहीं करना, चीफ जस्टिस नोटिस ले। तो आपको लगता है ये बेसिकली इसका इस जुर्म का जो हुआ है, इल्लीगल फोन टैपिंग जुर्म है, इसको सियासी तौर पे बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, वेपनाइज कर दिया गया है इसको? देखिए, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। और अगर इमरान खान साहब जब अगर वो उनकी हुकूमत आई तो फिर क्या होगा? वो तो मजीद चीजें हो जाएंगी, खत्म तो होना चाहिए। ये ट्रेंड जो है ये किसी तरह भी ट्रेंड तो खतरनाक है, लेकिन आपने जैसे खुद कहा कि पहले बंद दरवाजों के पीछे दिखाई जाती थी, अब पब्लिक कर दी गई है, फर्क तो कुछ नहीं आया। लेकिन ये देखें, ये शुरुआत यही जजेस, ये अब मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फाइसा में सब ने, इवन मुनीर मलिक ने कहा कि जी किस तरीके से उनकी फैमिली को सर्विलेंस की गई, वो एक एफिडेविट देना चाह रहे हैं। तो वहाँ से आगे से बेंच की एक मेंबर जो अभी भी एक है, वो कहते हैं स्पेकुलेटिव है। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जी अगर फैक्ट एडमिटेड हैं तो किस तरह आए हैं, कैसे आए हैं, तो हम अब फर्क नहीं। अब देखें ना, उस वक्त अगर ये तदारुक हो जाता और उस वक्त जो लोग जिस तरीके से एक जज को ब्लैकमेल, उस वक्त भी तो फैजाबाद धरना की जजमेंट के बाद जो कुछ करते रहे थे ना जज साहब, पहले तो कुछ नहीं कर रहे थे। तो यहाँ भी अगर क्या इसका असर कुछ पड़ेगा? अब ये जो 27 अप्रैल को समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में, आपको लगता है कि क्या चीफ जस्टिस दबाव में आएंगे? और वो बहुत सारी तौहीन अदालत की कार्रवाई तो इसलिए भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया सियासी जमातों को शहरी की दरख्वास्त पे कि कोई नई तारीख सोच लें। अब तो मेरे ख्याल में 21 अरब के ऊपर तौहीन अदालत का जवाब भी ख़त्म हो गया है। मगर आपको लगता है कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट दबाव में है अब
गो के दबाव में तो पिछले 6-7 साल से है। देखिए, इंटरनल दबाव तो ऑलरेडी है। चीफ जस्टिस ने ऐसा लगा कि वो बगैर सोलो फ्लाइट की अपने और खुद ही सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का ऐलान भी खुद किया, जब आपने 8 रुकनी बेंच बना के एक मामले में किया। और अब आप ये बताएं कि जब इस किस्म की तकसीम में आप कैसे पावरफुल सर्कल्स को कटहरे में खड़े करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि अगर कोई ऐसा सख्त इकदाम 27 अप्रैल को होता है तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी कोई अंदर से जो कुछ आप करते रहे एक साल में, अब उसका रिएक्शन में भी वहाँ ये आए कि वहाँ अभी उस साइड के जो जजेस हैं वो इस तरह ना सोच रहे हो, लेकिन आपने खुद ही जुडिशियल आर्डर को एक सर्कुलर के जरिए डिस्कार्ड किया। प्रेसिडेंट है बहुत। मोर्तज़ा सोलंकी साहब, आप अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो इस तरह की ऑडियो लीक पे क्या करते? देखें, मेरा डोमिसाइल कमज़ोर है और मेरे खिते से जो वज़रा आज़म है उनका हशर देख चुका हूँ, तो इसलिए आप इस मफरूज़े में मुझे ना ही डालें तो बेहतर है। तो आपके ख्याल में आप समझते हैं कि ये सियासतदान ऑडियो लीक्स को एक हथियार बना के नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या जायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये तसलसल है या कुछ तगय्युर भी होना चाहिए ना? आपने खुद ही ये 2 बातें कही थी। देखें, अभी तक तो तमाम सियासतदान बाकी जैसे चीज़ों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑडियो लीक्स को और वीडियो लीक्स को भी इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक कोई इत्तेफाक राय नहीं है कि ये काम जो है वो ख़राब है और इस दुकान को बंद करना चाहिए। वैसे चीफ जस्टिस को नोटिस लेके सख्त एक्शन लेना चाहिए ये ऑडियो लीक्स के मामले पे। मुझे तो ये भी परेशानी है कि अगर नोटिस लेते हैं तो जो अभी नया एक्ट बना है वो उसके तहत होगा या उसको जिस तरह से उन्होंने मुअत्तल किया है उसके तहत होगा। सवाल तो ये हसनात मलिक से और आपसे पूछने का है। शायद इसीलिए चीफ साहब नोटिस नहीं ले रहे कि फिर बेंच बनने पे भी एतराज़ होगा, फिर उन 2 जजों पे भी एतराज़ होगा जो हमेशा से तसलसल के साथ उनके साथ बैठते हैं। गालबन मुशावरत भी वो कर रहे हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने खुद ही इस मैटर में, इलेक्शन मैटर में, वो 3 अलहदा और ये जिस तरीके से उन्होंने 2 जजेस सर्विस मैटर से सो मोटो लिया, तो इस मामले में अब बहुत से लोग फिर ये कहेंगे कि ये डायरेक्ट आप पे क्वेश्चन हो रहा है। और फिर जिन जजों की ऑडियो लीक आई है या जिनका ऑडियो लीक्स में जिक्र है वो तो नहीं सुन सके। वही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत है। और साकिब निसार साहब का भी जो एक माजी रहा है, और एक जज साहब को जिस तरह वो वहाँ से सिंध हाई कोर्ट से लाए 4थे नंबर से, अब देखें उनका राब्ता डायरेक्ट ना हो, लेकिन यहाँ आपको भी पता है रिटायर्ड जजेस बहुत सी चीजें, परसेप्शन तो ये जाती है कि ये कहीं किसी का मैसेज तो नहीं पास ऑन कर रहे ना। ये रिटायर्ड जजेस जान छोड़ते हैं ना, रिटायर्ड जर्नल जान छोड़ते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जी, मती बात यह है कि आपको और हसनात को अच्छी तरह से पता है कि बहुत से मुल्कों में, अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों में, जब ज्यूरी बनती है और किसी अहम फैसले का वो उस पर वो काम कर रहे होते हैं, तो ज्यूरी के जो मेंबर्स हैं वो अपने आप को अपने फैमिली से अलग कर देते हैं। वो फ़ोन अपने बंद कर देते हैं, वो अखबार नहीं पढ़ते, वो टीवी नहीं देखते, ताकि कोई बाहर का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स ये कह रहे हैं कि जी हम व्हाट्सएप हमने भेजा, फिर उधर से इमोजी आया और उन्होंने कहा कि जी आप ज़रा खबरदार हो जाएं। ये इस तरह के आपके और मेरे जानने वाले लोग हैं जो कि बाद में जज बने हैं। एक साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मैंने जब से वो जज बने हैं मैंने उनसे कहा कि जैसे वो चिड़ियांदा चंबा जो है वो बाबुला वो हो गया है, तो उनसे आप राब्ता नहीं रखते कि कहीं ऐसा ना हो कि जी हमारा जो ताल्लुक है उसका फायदा ना उठाएं। ये किस तरह का कल्चर है? ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं वो क्या जाहिर कर रही हैं? वो आपके जज साहब जो है वो कोर्ट के अंदर कह रहे हैं कि जी मेरे बारे में ये कहा जा रहा है लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। इसका मतलब है कि हमारे जज हजरात जो है वो सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, उनकी हिमायत में कौन बोल रहा है, उनकी मुखालफत में कौन बोल रहा है। सही। हसनात साहब, क्या होने जा रहा है 27 अप्रैल को? 2 केसेस हैं, 21 अरब रुपए फंड का केस और शहरी की दरख्वास्त पे सियासी जमातों ने एक ही दिन इलेक्शन के हवाले से कुछ नतीजा देना है, तारीख देनी। लेकिन ये कहना कब्ल वक्त है, लेकिन चीफ जस्टिस जो मौजूद हैं उमर अता बंदयाल, उनका जो ऑब्जेक्टिव, डिज़ायर ऑब्जेक्टिव जो लग रहा है वो ये है कि इंतखाब हो
और वो मेरा ख्याल है इस चीज में नहीं जाएंगे, वो सिर्फ फोकस करेंगे और रिटायरमेंट से पहले अपने डिनर आई थिंक यू हैव सेड इट। बहुत से लोग रिटायरमेंट से पहले बहुत कुछ करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, मगर शायद कुछ देर हो जाती है। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।